हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। मॉक टेस्ट फिजिक्स। ये मॉक टेस्ट स्पेशली ग्रुप एक्स एग्जाम के लिए है। इसमें ओवरऑल 25 क्वेश्चंस हैं जिनका कट ऑफ 14 मार्क्स है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हो, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को 25 बार पॉज करना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वीडियो को जैसे ही मेरा कोई क्वेश्चन आता है आपको पॉज कर देना है, पेन और पेपर लेके सिंसियरली बैठ जाना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है और अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप लोग आउट ऑफ 25 अभी कितने कर पा रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है इवेल्युएशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। घड़ी में घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों की लेंथ दी गई है, उनकी लीनियर वेलोसिटी का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई/t से। तो हमें फाइनली मिल गया कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के। तो हम इससे क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि v1/v2 जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू r1/r2 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इंटू t2/t1। अब इसमें याद रखना कि जो सुइयों की लेंथ होती है वही मेरी रेडियस होती है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग रेडियस कितनी है, 4 और 6। तो हम लिख सकते हैं r1 की जगह पे 4 लिखा और r2 की जगह पे 6 इंटू। अब देखो 4 वाले का जो टाइम पीरियड है यानी कि घंटे वाली का टाइम पीरियड हमें नीचे लिखना है t1। तो एक घंटे वाली का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 घंटे, क्योंकि घंटे वाली सुई का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगते हैं, तो 12 घंटे। नीचे हमने मिनट वाली का रेडियस लिखा है, तो मिनट वाली का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा रोटेशन करती है, तो 1 घंटा। ठीक है, तो घंटे में हमने दोनों को घंटे में रख दिया। तो अब यहाँ से अगर हम कट करें तो ये 3 बार कट हो जाएगा, 6 3 जा 18, यानी कि हमें दिख रहा है कि 1:18 मेरा आंसर आ गया। अब देखो आंसर टिक करने से पहले आप लोग केयरफुली देखना, क्योंकि हमेशा इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि 1 और 18 और 18 और 1। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एयरफोर्स का एग्जाम आप जब दे रहे हो तो इसकी स्ट्रेटेजी में आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और आंसर्स को केयरफुली मार्क करना है। क्योंकि कई बार यहाँ पे रेखीय वेग है और बच्चा कोणीय वेग का निकाल के आ गया जो केवल हो जाएगा t2/t1। तो इस तरह से आप लोगों को स्ट्रेटेजी पे भी वर्क करना है, केवल पढ़ते ही नहीं रहना है। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि एक तार है जिसमें भार यानी कि मास mg लटकाने पर तार की लंबाई में l वृद्धि हो जाती है। ठीक है, l इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो क्या होगा। तो फिर देखो अभी मैं 25 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में ये बात नहीं कहूंगा कि आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैं सपोज कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे हो, सिंसियर सभी हो और आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बार वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है, नेवी में भी आ चुका है जो पेपर दे रहे हैं कुछ सालों से। अभी 2 साल से नहीं आया, लेकिन 2 साल के पहले ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में आ चुका है। तो देखो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा इसमें, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन अब बात ये है कि एल क्या रखें, यानी कि mgl हो जाएगा सीधा सीधा या फिर 0 हो जाएगा या mgl/2 रहेगा। तो इसके लिए लेंथ के लिए हमें क्या करना है कि एक थोड़ा समझना है कि जो वेट mg होगा, जो भार होगा mg, जब वो मूव करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो डिस्टेंस मूव करे वो कितनी हो जाएगी, 0 + l/2 हो जाएगी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इस क्वेश्चन का mgl/2 होगा आंसर। क्या हो जाएगा, mgl/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 25 जो है इनमें से जरूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि समान दिशा में यानी कि एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जो मूविंग चार्ज है उनका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग या पैरेलल या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बीम होती है मूविंग चार्ज की वो कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग यानी कि अपसारी। नेचर उसका कैसा होता है, अपसारी होता है, याद रखना अपसारी। अब देखो जो उत्तल लेंस होता है वो अपसारी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तल। और जो आई लेंस होता है, अपना जो आई होता है उसमें जो लेंस यूज करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि तभी तो चीजों को वो कन्वर्ज कर पाता है और हम देख पाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि एक लेंस है, दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम है, यानी कि मीडियम उसके इस साइड कोई दूसरा मीडियम है और इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो दोनों की अगर फोकल लेंथ इतनी हो तो फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर फोकल लेंथ का रेशियो हो जाएगा माइनस का n1/n2, यानी कि नेगेटिव के उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। ठीक है, ये तो आपको लेंस मेकर वाले फॉर्मूले से सबको पता होगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और बता दूं एडिशनल, कि न्यूटन का फॉर्मूला याद रखना, x1 x2 = F1 F2। हर बार एयर फोर्स में
इस फॉर्मूले से कई बार मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला फॉर्मूला है। अब x1 x2 क्या है? x1 आपकी फर्स्ट फोकल से दूरी है और x2 सेकंड फोकल से आपकी दूरी है और ये फोकल लेंथ है। तो x1 x2 न्यूटन का डायरेक्ट फॉर्मूला 4 देगा, इसी तरह के ऑप्शन फ्रेम कर देगा, 4 पूछेगा तो न्यूटन का फॉर्मूला आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपना आई होता है उसमें जो लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल कौन करता है? आई में जो लाइट, देखो ह्यूमन आई से क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आप ह्यूमन आई बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी उसके टर्म्स होते हैं, जैसे जैसे आपका पीपल हो गया या जैसे इस क्वेश्चन का आंसर पुतली है, यानी कि पी जिसका इंग्लिश होता है PUPIL, ये क्या होता है कि लाइट कंट्रोल करने का काम करती है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ आज दिन तक, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात, कि फिजिक्स जिस भी एग्जाम में फिजिक्स आती है, टेक्निकल एग्जाम, उसमें घुमा फिरा के आई से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। कहीं कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, पास बनेगा दूर बनेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग आई को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आई के जितने भी टर्म्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे पिपल मैंने अभी ऊपर बताया कि पुतली जो होती है वो कंट्रोल करती है, अगर ये आपको अभी तक पता था तो आप लोग इवेल्युएट अपने आप को करो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपको थोड़ा और फोकस होकर पढ़ाई करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ की जो ग्रहों की गति होती है, यानी कि तो उसमें कौन सी राशि जो है संकलित, कई बार क्या होता है कि हिंदी में ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे संरक्षित नहीं लिखा है यहाँ पे तो संकलित लिख दिया। संरक्षित का इंग्लिश होता है कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्व रहती है। कौन सी राशि यहाँ पे कंजर्व रहती है जो उनके ग्रहों की मोशन में? तो ग्रहों की मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम सब। देखो इसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग, यानी कि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था। वो कह सकता था कि केपलर के द्वितीय नियम में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो केपलर का जो ग्रहों का संबंधित सेकंड लॉ है उसमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा ब्रीफ में बताता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 25 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं तो वीडियो का लेंथ ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब जो ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने अपने हिसाब से अपने उसमें कि एयरफोर्स लक्ष्य एयरफोर्स चैनल पे आपको ना मिले। बस आपको नीड है कि प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से पढ़ने की, और प्लेलिस्ट में भी अगर आप बिगिनर हो तो जो 84 वीडियो हैं जिसमें अराउंड 84, उससे स्टार्ट करना और नीचे से स्टार्ट करना। 7वां क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पर वो 2 सेकंड में विराम से 4 मीटर चलता है, तो पिंड पर आवेग यानी कि इम्पल्स हमें फाइंड करना है। देखो इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आई नो, लेकिन यार यूट्यूब पे इंग्लिश के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं फोकस हिंदी पे करता हूँ मेनली। लेकिन जैसे जो टर्म्स आते हैं जैसे आवेग आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बता दिया इम्पल्स, तो ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो साउथ के कुछ मेरे फ्रेंड्स से कमेंट करते हैं, जैसे रेड्डी कोई दुर्गा रेड्डी है, अगर वो है यहाँ पे तो कमेंट करके अपने प्रेजेंट बताना कि यार मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे इमोशनली कमेंट करते हो कि सर लैंग्वेज की वजह से मैं आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार प्लीज़ दुर्गा भाई हाँ कोऑपरेट करो। मैं यार नहीं कर सकता, सॉरी, इंग्लिश में मैं नहीं कर पा रहा हूँ बाइलिंगुअली, क्योंकि कंटेंट बाइलिंगुअल बनाने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं थोड़ा सॉरी टू से, लेकिन प्लीज़ यार कोऑपरेट करो, ठीक है। मैं टर्म्स बताते जाऊँगा, जैसे इम्पल्स। तो देखो इसके लिए आपको इम्पल्स अब निकालना है, पहले सोच के देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो, कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इस मॉक टेस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोगों का जो डिराइव्ड फॉर्मूला आता है, इसके लिए वो क्या आता है, जो उसका एसिलेरेशन का लॉ से u प्लस वी यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम प्लस टी। अगर ये कैसे आता है ये भी आपको नहीं अभी तक पता है, देन शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। तो अब देखो कितना है डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है कि 4 मीटर चलता है, तो 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/2। अब इनिशियल 0 रहा होगा और फाइनल हम फाइंड कर लेते हैं इंटू टी, कितने टाइम में चला है वो 2 सेकंड लगा है टाइम उसको, ठीक है। तो यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें v कितना मिल गया, 4 मिल गया, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें 4 मिल गई। अब देखो इम्पल्स थोड़ा घुमा के निकाल, इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन जो होता है वही तो आवेग होता है। अब संवेग परिवर्तन क्या होता है, m यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v माइनस u। अब मास कितना है 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी हमने 4 निकाली, इनिशियल 0, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब इसका जो ऑप्शंस है ये भी हमें कुछ सिखाते हैं, जैसे न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर कभी इम्पल्स की डायमेंशंस फॉर्मूला पूछ दे तो न्यूटन सेकेंड से आप क्विकली फाइंड कर सकते हो। न्यूटन का लिखा mlt-2 इंटू सेकेंड का लिखा t, तो क्या हो गया mlt-1। तो ये चीज़ें आपको सीखने की नीड है कि कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों से कुछ सीखना, यानी कि देखो किरचॉफ के नियम जो है फर्स्ट और सेकंड, हमेशा उनसे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चंस बनेगा।
तो किरचॉफ का जो फर्स्ट, अब याद रखना आप लोग, किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो आवेश यानी कि चार्ज के कंजर्वेशन पे। देखो कंजर्वेशन तो आप लोग समझते ही होंगे, संरक्षण, यानी कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉ हैं, उन हर लॉ में क्या होता है, जैसे लेंज का नियम है या बहुत सारे नियम है, कोई एक ऐसी राशि होती है, कोई एक ऐसी चीज होती है जो संरक्षित रहती है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जैसे इसमें आवेश संरक्षित रहता है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में एनर्जी। ये क्वेश्चन लेने का पर्पज थोड़ा रिवीजन का और है मेरा उद्देश्य, कि आप लोग कई बार भूल जाते हो कि फर्स्ट वाले में ऊर्जा कर दोगे, सेकंड वाले में आवेश। तो ये चीजें आप लोग को, क्योंकि रिवीजन बहुत पावरफुल चीज होती है, अगर आप टाइम पे रिवीजन, देखो संवेग, एक संवेग से मुझे याद आ रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण पे जो होता है रॉकेट, जो रॉकेट होता है वो वर्क करता है। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्रम में, अब देखो अब यहाँ पे काम उनको हेल्प हो रही होगी जो लक्ष्य एयरफोर्स से थोड़े जुड़े हुए हैं बहुत दिन से, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मॉक टेस्ट मैंने बनाया तो अपने वीडियोज के ही क्वेश्चंस लिए हैं, एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी चीजें आपके डोमेन में आती हैं, आपके सिलेबस में आती हैं, उसी के प्रोस्पेक्टिव से ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर देखो अब इनको मैं इंग्लिश में बता दूं, जो डार्क फ्रिंज रहती हैं, एक होती है ब्राइट फ्रिंज, एक होती है डार्क फ्रिंज, उनमें क्या है पथांतर बताना है तृतीय क्रम में। तो देखो पथांतर का फॉर्मूला मैंने बताया था डार्क के लिए 2m-1 इंटू लेमडा बाई 2। इसके साथ ही बता दूं मैं दीप्त फ्रिंज के लिए भी याद रखना, वो होता है सीधा सीधा m लेमडा, ठीक है, दीप्त के लिए। अब इसमें आप m की वैल्यू रखोगे 3, क्योंकि तृतीय क्रम कहा गया है, तो 2 से 3 का गुणा करोगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5 लेमडा बटे 2 इसका राइट आंसर है। तो केवल इस क्वेश्चन को करना ही हमारे लिए चैलेंज नहीं था। अब देखो कुछ बातें मैं और आपको बता दूं, कभी कभी क्या है कि इस अदीप्त फ्रिंज ना कह के यहाँ पे कहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि अगर संपोषी व्यतिकरण की बात करें, संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव की, तब आपका दीप्त होता है ब्राइट फ्रिंज, एम लेमडा वाला आंसर हो जाता है। और अगर डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण की बात करेगा तो वो अदीप्त फ्रिंज वाला कंसीडर करेंगे और उसका आंसर फिर 2m-1 लेमडा बाई 2 होगा, ठीक है। तो बिगिनर को मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट वो जाके 84 वीडियो वाली जो फर्स्ट नंबर पे है उसे पीछे से नंबर लगा के आप देख सकते हो। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या एमिट नहीं करते हैं, तो देखो रेडियो एक्टिविटी मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया रेडियो एक्टिविटी, और जितने भी संभावित प्रश्न है वो कराए हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो एमिट नहीं करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना है तो आप वहां जाके देखो भाई, क्योंकि मुझे 25 क्वेश्चन कराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेखीय एंटीना यानी कि रेखीय एंटीना द्वारा जो विकिरित शक्ति तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करती है, यानी कि जो पावर होती है वो वेवलेंथ के किस तरह से डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली होती है या स्क्वायर की इनवर्सली होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर यहाँ पे लेंथ की भी बात करें तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के भी स्क्वायर के, ठीक है, याद रखना। एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो हमेशा फोकस करता हूं कि एक ना एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जरूर पूछा जाता है। तो कोणीय त्वरण का जो विमेय सूत्र, देखो विमा के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि विमा कुछ ऐसी है जो रटी होनी, जैसे प्लांक नियतांक हो गया, श्यानता गुणांक हो गया, तो ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आप निकालने बैठ जा रहे हो और 2 मिनट वेस्ट करके तब क्लिक कर रहे हो तो आप उसमें वो नहीं कर रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो आपको याद होनी चाहिए, जैसे T⁻², ठीक है। नेक्स्ट है कि एक क्लोज आर्गन पाइप है जिसमें तीसरे सन्नादी तथा पहले अधिस्वरक, अब देखो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तीसरे सन्नादी का मतलब होता है हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे एक चीज रिकॉल करा दूं, मैंने बताई थी क्लोज आर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, 1, 3, 5, और अगर खुला आर्गन पाइप है तब वहां पे सम सन्नादी भी होते हैं और विषम सन्नादी भी होते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपका कैसा था, बंद आर्गन, यानी कि आपके जो हार्मोनिक है वो केवल ऑड होंगे, 1, 3, 5, 7, अब ऐसे होंगे। अब देखो जो ये होता है मूल अधिस्वरक, ये होता है प्रथम अधिस्वरक, ये होता है द्वितीय अधिस्वरक, ये तृतीय अधिस्वरक, ये आपको सबको पता होगा। अब देखो आप प्रथम अधिस्वरक में आप देख रहे हो ये थर्ड हार्मोनिक है, यानी कि इनका रेशियो 1:1 है। और ट्रस्ट मी गाइस क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, या अगर कहेगा वो कहेगा आपका द्वितीय अधिस्वरक कहेगा तो आपका 5वें सन्नादी का आपको 5th हार्मोनिक का रेशियो पूछेगा जो कि 1:1 होगा। आई होप आपको ये लॉजिक पता चला होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। एक कण है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसमें एसिलेरेशन है, देखो एसिलेरेशन है लेकिन नेगेटिव एसिलेरेशन, मंदन कहा है, ये चीज आपका आंसर अफेक्ट करेगा, और ऑप्शन सेम होंगे और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, अभी समझाऊंगा कि गलती होने के चांसेस कितने हैं इस क्वेश्चन में। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी, देखो nवें सेकंड में चली गई दूरी की अगर बात करें तो तुरंत फॉर्मूला लिखो, s = यानी कि दूरी u + ½ a 2n - 1, ये फॉर्मूला आप अपने कंठ में उतार लीजिए।
अब देखो कई बार क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तब तो थोड़ा प्रोसेस और इजी होता है, लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। अब इसमें कितना था, प्रारंभिक वेग हमने 10 रखा प्लस हाफ, ए की वैल्यू अब यहाँ पे 2 ना रखना, 2 रखोगे आपका आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 2n, n का मतलब 5वां सेकंड था, nवां सेकंड होता है ना, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9 हुआ। अब यहाँ से एक चीज देखो, 2 से 2 कट जाएगा, मेरा आंसर 10 + 9 19 दिख रहा है, और आप लोग झट से मार्क कर दोगे। जो गलती होगी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर मंदन बात करी गई है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का 2 रखेंगे, और नेगेटिव का 2 रखेंगे तो 10 में से आपका 9 घटेगा, यानी कि आंसर इसका ए राइट आंसर है। जितने भी बच्चों ने ए इसका मार्क किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की तैयारी थोड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन की बात करें कि इस यूनिवर्स में देखो 4 तरह के फोर्स होते हैं मेनली, तो उनमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या ये न्यूक्लियर फोर्स, या प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग, ये वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। तो इनमें ऐसा कौन सा नेचर होता है जो आपका अट्रैक्ट भी करे और रिपेल भी करे? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, इसमें ये क्वालिटी होती है। ठीक है, अब फिर वही है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है और वीडियो का लेंथ इतना रखना है जो फेवरेबल रहे सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 100-200 रोज नए लड़के जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी वैसा न रहे सफोकेटिंग। 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत फोर्स का ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो 200 न्यूटन है फोर्स का। तो फोर्स का मान क्या है, इसमें भी मैं बताऊं गलती क्या कर सकते हो। तो फोर्स का हम मान ले रहे हैं कंपोनेंट वर्टिकल वाला एफ वाई ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर में कंपोनेंट साइन वर्क करता है, तो एफ वाई आपका एफ साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें गलती होने के पहले चांसेस बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो अगर यहाँ पे बता दूंगा, अगर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो तो एग्जाम हॉल में कभी नहीं करोगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपने लिखा 200, अब लड़का क्या करेगा, साइन थीटा का कंपोनेंट होता है तो साइन 30 का गुणा कर दो, मतलब 1/2 का गुणा कर दो, तो यहाँ से 100 आंसर आ जाएगा, जो गलती है। अब मैं बताऊं कि कैसे अप्रोच करना है, यानी कि उसका आपने लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे ये कितना है, 200 न्यूटन, तो यहाँ पे हमें 200 लिखना है, और ये फोर्स हमें फाइंड करना है, और साइन थीटा अब ऐसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एफ की वैल्यू 400 आएगी। कितनी आएगी? 400 न्यूटन। और देखो अपनी बायोडाइवर्सिटी आपको वीडियो में पता चल जा रहा होगा, जैसे मेरे पास कुछ नन्हे से कहूँगा मैं अपनी स्पीसीज हैं, जो अपनी डाइवर्सिटी है वो आपको सुनाई दे रही होगी। तो मैं वो नहीं करता हूँ कि वीडियो रोकूं या कुछ करूं, मोर बोल रही है तो उसको कट करूं, चलो यार क्या करूं, अपना नेचर है। और मैं अभी गांव, लॉकडाउन है तो मैं गांव में हूं, और गांव में हूं, वीडियो शूट करता हूं, एक दूसरा वाला घर है उसमें आके वीडियो शूट करता हूं। तो मैंने बताया था, मैं फिर बता दूं कि जो पीछे है तो थोड़ा पीछे का जो सराउंडिंग है वो थोड़ा जंगल टाइप का है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी आपको आवाज़ें आती होती हों, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ और नहीं भी मांगता हूँ, क्योंकि कई बार लगता है कि छोड़ो ये, अब फालतू का बकवास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के विलुप्त होने पर इसके संगत, देखो E बराबर mc², कई बार हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, मुझे भी समझ में नहीं होता होता। देखो E बराबर mc² जो होता है वो क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, मतलब कोई अगर मास है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एनर्जी बन जाएगी। तो इसी से अगर देखें, अब क्वेश्चन पढ़ा आपने, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं किया है तो शायद आप ऐसे ऑप्शंस देख के 10 की पावर 16, 13 डर जाओ, तो आपको डरना नहीं है। मास कितना है, 1 किलोग्राम। सी मतलब लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 16, तो 3 × 10 की घात 16 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतने मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रेजेंट किया गया उस थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से, स्टीफन के नियम से, बीन के नियम से। तो फिजिक्स के जो नियम है वो आपको बहुत जरूरी है सभी आना। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर किसी भी हम सिस्टम को क्यू एनर्जी देंगे तो कुछ तो वर्क डन करेगा, और जो बचा है एनर्जी वो हमारा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने में चला जाता है। तो जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट नियम से मिला। लेकिन स्टीफन और बीन के नियम को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टीफन का नियम कहता है कि ऊष्मा उत्सर्जन की दर, यानी कि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। इससे भी न्यूमेरिकल बहुत मिलते हैं। बीन का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम उनका टेम्परेचर, जो अपने सूर्य का ताप पूछेगा किससे बता सकते हो आप, तो बीन के नियम से क्या होता है, गामा टी बराबर नियतांक, यानी कि उसकी वेवलेंथ जो होती है उससे हम टेम्परेचर, जैसे तारों का कलर, स्टार्स का कलर होता है, वो वेवलेंथ को अकॉर्डिंग हम बीन के नियम से ही बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि जो बहुत पूछा जाता है कि जो अच्छे उत्सर्जक, छोड़ो यार वो शायद मैं करा चुका हूँ कल की वीडियो में, अब बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो वो किरचॉफ का नियम था।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, आप लोग सोचते होंगे यार साइको है क्या ये, पहले कुछ चीज बिगिन करते हैं फिर उसको बीच में ही एंड कर देते हैं। तो यार वीडियो जब शूट करके देखो ना एक बार, तब पता चले कि माइंड में कितनी परप्लेक्सिटी वो रहती है, कन्फ्यूजन्स रहती हैं, ठीक है। तो कई बार कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ देख रहे हैं, तो इसलिए हो जाती हैं ऐसी चीजें, तो इग्नोर कर दिया करो। दूरदृष्टि दोष, देखो दूरदृष्टि दोष सबसे पहले तो पता होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस चाहिए। तो दूरदृष्टि वाले को उत्तल चाहिए, कौन सा, उत्तल चाहिए। निकट वाले को अवतल चाहिए। अब क्या कह रहा है कि निकट बिंदु स्थित होगा, यानी कि उसका नियरेस्ट पॉइंट, वैसे तो अगर हेल्दी आई है तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अब ऐसे सोचो, आप क्वेश्चन आपने देखा दूरदृष्टि दोष है, दूर का मतलब हुआ दूर की वस्तुएं तो सही दिखा रही हैं, पास की नहीं दिखा रही हैं। तो पास की क्यों नहीं दिखा रही हैं? क्योंकि प्रतिबिंब 25 से आगे बन रहा होगा, यानी कि 25 से अधिक बन रहा होगा, तभी तो नहीं दिखा रही हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको जल्दी करना है, सो थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उसकी लाइमन श्रेणी में जो है वो किस क्षेत्र में आती है? तो लाइमन जो है वो पराबैंगनी में आती है, और दृश्य में आपकी बामर आती है, और ये सभी आपकी उसमें आती है, किसमें, इंफ्रारेड में आती है, जो बची हुई हैं सभी, ब्रैकेट फुंड और वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्र धारतीय, यानी कि धारतीय प्रतिघात को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, क्या कहते हैं पता नहीं मुझे इंग्लिश में क्या कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐप के साथ कौन सा ग्राफ, देखो एक होता है एक्सएल जिसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। अब प्रेरकत्व को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो, और धारतीय प्रतिघात है वो कैपेसिटेंस वाला जो रिएक्टेंस है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कर पाने के लिए आपको उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एक्स धारतीय वाला एक्स सी होता है वो होता है 1/ओमेगा सी, और जो एक्स एल होता है वो सीधा सीधा ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से ओमेगा में ही फ्रीक्वेंसी छिपी हुई है। तो हम देखें कि एक्स सी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना फ्रीक्वेंसी के, तो इनडायरेक्टली वाला ग्राफ ये वाला दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स एल की बात करता तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है इसमें फ्रीक्वेंसी छिपी है, तो डायरेक्ट इसके लिए सी आंसर हो जाता। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन शायद मैं करा भी चुका हूं, तो शायद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसने तो उसको अच्छे से कर लिया होगा। अब देखो 22वां क्वेश्चन, यार शर्म करो, कम्युनिटी पे मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था, अभी जाके आप देखो उसका गलत वालों का परसेंटेज कितना है। मुझे तो डर लगता है यार ऐसा देख के कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे यार यूनिफॉर्म ब्लू मिलेगी आपको, कैसे एयरफोर्स में आप एयरमैन बनोगे, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिपल पॉइंट नहीं आ रहा है, अभी आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो त्रिक बिंदु क्या होता है पहले तो बता दूं कि सपोज आपसे जो मैटर की तीन होती हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड। आपने कभी सोचा है कि क्या ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? तो आंसर है हाँ, ये सभी एक साथ हो सकती हैं, और जो हो वही जो टेम्परेचर होता है जिसपे ये सब एक साथ हो सकती हैं, पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं, और वो हमारा 273.16 केल्विन होता है, ठीक है। और ज्यादातर लड़कों का आंसर गलत है, जो होता है बिल्कुल, अगर फिक्स का बात करें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में बात करें तो 273.16 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32.01 फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी ये डेसिमल इग्नोर भी कर देता है एग्जामिनर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रायोरिटी दोगे, इसमें 273 और इसमें 32 फ़ारेनहाइट प्रायोरिटी आपको देनी है, ठीक है। जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 23वां क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो इसका पथ जो है वो कैसा होगा? परवलयाकार होगा। इसका केवल आंसर यही रट मत लेना, बहुत सारे केसेस होते हैं, आपको पता होने चाहिए सभी। मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक में करे तब क्या होगा। तो अब सारा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी अब देखो डिस्क्रिप्शन के पाने में भी कितना वो होने लगता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन आ गया, इतनी देर हो गई, तो समझ सकते हो आप लोग। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो जितने भी आपको रेलेवेंट क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने एक्सप्लेनेशन, वो जाके देख लेना उन वीडियोस को, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन चाहिए तो देख लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। प्रकाश तरंगे हैं वो रिफ्रैक्शन की घटना में कौन सी जो है वो अनचेंज रहती है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या एम्पलीट्यूड? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे मीडियम का फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव मापी यानी कि वोल्ट मीटर में जो तार का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी हाई, लो, नेग्लिजिबल या नॉर्मल? तो इसको देखो, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को नहीं सिखाऊं कि आपने कभी सोचा है
कि जब कई बार क्या होता है कि लास्ट में बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तो अभी मैं बताऊं वो क्यों ऐसा करते हैं। उसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी पूछ रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ ये होता है, थोड़ा तो मेरा भी सेल्फ मोटिव होता है इसमें, थोड़ा मेरा भी वो होता है कि एक तो आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने बच्चे एंड तक आए, यानी कि कितने बच्चे मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं, ये तो मुझे पता चला। सेकंड थिंग, आपका इंटरेस्ट, जब कोई चीज़ आप टाइप कर देते हो तो टाइप करने से वो चीज़ आपके एक अनकॉन्शियस आपकी फीड हो जाती है माइंड में, फिर वो आप कभी भूलते नहीं हो। तो दूसरा लाभ। तीसरा लाभ मुझे ये होता है कि जब आप कमेंट की संख्या ज़्यादा होती है किसी वीडियो पे तो यूट्यूब और बच्चों को रिकमेंड करता है मेरा वीडियो, यानी कि लक्ष्य एयरफोर्स के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भाई ग्रो करे, आपका भाई भी 25,000 से जल्दी 1 लाख पे पहुंचे और सिल्वर प्ले बटन ले, तो प्लीज कमेंट कर देना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि बस पीछे बना रहे भाई, क्यों? क्योंकि पीडीएफ नहीं बनाता है, हाथ से लिखता है, या पीछे मोर बोलती है, पीछे ये सारे जानवर बोलते हैं, अगर इन सब से आप लोग मुझे जज करवाओगे तो फिर पीछे रखना चाहोगे अपने भाई को, शायद ऐसा कोई नहीं रखना चाहेगा। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, लाइक शेयर जो सब होता है वो इसलिए बोलता रहता हूँ कि पढ़ाई तो अपनी एक जगह है, लेकिन अगर लड़के ही नहीं जुड़ेंगे तो पढ़ाई कराऊंगा मैं किसको, किसका मैं सपोर्ट करूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर और अपना फीडबैक देना, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और एक मैं आपको कमिटमेंट कर दूं, अभी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट जो अभी तक मैं अपने एक भी फुलफिल नहीं कर पाया अपने प्रोमिसेस, लेकिन आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आप 1K लाइक कर देते हो, जो अभी मेरे इस चैनल के किसी वीडियो, अभी रिसेंट किसी वीडियो पे 1K लाइक नहीं होते, मैं तरसता हूं 1000 लाइक के लिए। अगर आप लोग 1000 लाइक करवा देते हो इस वीडियो पे तो डेली 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको दूंगा, डेली रेगुलर, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आरंभ है प्रचंड। तो इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपका सिलेक्शन इंश्योर केवल लक्ष्य एयरफोर्स कराएगा। फिजिक्स में आपकी प्रिपरेशन और कहीं से नहीं पढ़ो, मैं कराऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बस और प्लेलिस्ट 84 वीडियो वाली देखना, नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।